प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडी, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स की सेकंड लॉ। बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही बेसिक है। ये क्या कहती है, पहले उस बात को समझने की कोशिश करें। इसका कहना ऐसा है कि मान लीजिए ये एक सिस्टम है। क्या ये एक सिस्टम? इस सिस्टम का अभी इस समय जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर T है। ठीक है, टेम्परेचर इतना ही है। आप इसको ऊपर से क्या दे रहे हो बेटा जी? हीट प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है बेटा, तो जो एंट्रोपी होगी, जिसको मैं डेल्टा एस के नाम से भी जानता हूं, वो बराबर हो जाएगी यहाँ पर Q/T। थोड़ा फील करेंगे। एक्चुअल में जो ये सेकंड लॉ है, इसने जो भी कुछ कहा वो रैंडमनेस के लिए कहा, वो फ्रीडमनेस के लिए कहा, वो एंट्रोपी के लिए कहा। अब एंट्रोपी क्या है वो सीखेंगे। सीख क्या गए, मतलब सीखना क्या, सीख ही गए। मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो मेन टर्म है उसका नाम है एंट्रोपी। क्या नाम है इसका? एंट्रोपी। और एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है Q/T, जिसका सेंस ये है कि एक सिस्टम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितनी हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसी का नाम एंट्रोपी है। एंट्रोपी का जो जर्नल मीनिंग होता है बेटा, वो होता है फ्रीडमनेस, रैंडमनेस। जैसे अभी क्लास से पहले कुछ बच्चे शोर मचा रहे थे, लेकिन जैसे ही क्लास में मैं आ गया अब शांति होने लगी। धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो और शांति हो जाएगी। फिर समझ में नहीं आएगा, फिर से शोर मचाना शुरू कर दोगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो आपकी रैंडमनेस है, जो आपकी फ्रीडमनेस है, वो किस बात पर डिपेंड कर रही है? एक बात तो ये है कि कितनी हीट प्रोवाइड हो रही है और किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये हीट प्रोवाइड हो रही है। बोलो, गेम समझ में आ गया? यानी कि Q/T को मैं क्या बोल देता हूँ बेटा जी? एंट्रोपी का नाम दे देता हूँ। एंट्रोपी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, अभी मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला जो आपको लिखने की आवश्यकता हो, इसलिए ध्यानपूर्वक केवल बोर्ड की तरफ देखो। कोई मुझसे सेकंड लॉ की डेफिनेशन पूछता है तो मैं ये कहूंगा, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज और आर ऑलवेज इंक्रीजेस, या पॉजिटिव भी लिख देते हैं कहीं कहीं, ऑलवेज इंक्रीजेस। यानी कि एंट्रोपी जो है बेसिकली यूनिवर्स की हमेशा समय के साथ क्या होगी बेटा जी? बढ़ेगी। एक बात आपसे कहनी है, सुनो ध्यान से। ये है मेरे पास एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। ऑब्वियस है किसके बराबर होती होगी बेटा जी? इट विल बी इक्वल्स टू एंट्रोपी ऑफ सिस्टम और एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। अच्छा सर, ये बात तो एक तय है कि अगर सिस्टम आपका रिवर्सिबल है तो मान लीजिए सिस्टम के लिए ये फॉर्मूला आ रहा है कुछ ऐसा, तो निश्चित है सराउंडिंग के लिए जो फॉर्मूला आएगा, भाई ये हीट किसने दी होगी? सराउंडिंग ने दी होगी। तो गिवन बाय द सराउंडिंग हो गई, तो इसलिए हीट क्या आ जाएगी? -Q/T। बोलो, गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बट प्यारे बच्चों, ये दोनों बराबर होंगी और यूनिवर्स के केस में तभी जीरो हो पाएंगे जब टेम्परेचर दोनों सिस्टम और सराउंडिंग का क्या रहेगा बेटा जी? कांस्टेंट रहेगा, यानी कि सेम रहेगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंट हो गया सिस्टम और सराउंडिंग पे तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, वो प्रोसेस इक्विलिब्रियम पर नहीं है। उस केस में यूनिवर्स को आप लोग एंट्रोपी को जीरो नहीं बोल पाओगे। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोलने की कोशिश की है, इफ द सिस्टम इज रिवर्सिबल, या मैं बोलूँ प्रोसेस इज रिवर्सिबल, और सिस्टम की एंट्रोपी 10 किलो जूल या जूल पर मोल आ गई है या जूल पर केल्विन आ गई है, तो आप इस समय ये कह दें कि सर इस पर्टिकुलर एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि रिवर्सिबल सिस्टम है तो सराउंडिंग की जस्ट माइनस होगी, तो नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। इसको मैंने कहीं कहीं किताबों में ऐसा लिखा हुआ देखा है, तो आप ध्यान से सुनना। डेल्टा एस ऑफ टोटल या यूनिवर्स इज इक्वल टू जीरो। ऑब्वियसली सिचुएशन एक ही कंडीशन में बनेगी जब रिएक्शन किस में होगी बेटा जी? इक्विलिब्रियम में होगी। और डेल्टा एस ऑफ टोटल या यूनिवर्स इट इज ग्रेटर देन जीरो। ये केस है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का। कौन सी रिएक्शन का है बेटा जी? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है अभी पढ़ते हैं। और डेल्टा एस ऑफ टोटल इज लेसर देन जीरो जब भी मैंने बोला है, तो इसका मतलब आप कौन से टाइप की रिएक्शन को पढ़ रहे हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को पढ़ रहे हैं। अभी समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने आप लोगों से प्यारे बच्चों बोला कि आपने पानी में ना चीनी डाल दिया। जब आपने पानी में चीनी डाली, अब तो चम्मच से घोल या ना घोल, ओवर द टाइम वो घुलनी तो है ही। तो इस प्रोसेस का नाम है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्वतः अपने आप होने वाली रिएक्शन। जब भी कभी भी बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी अपने आप,
तो उस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा बेटा जी? स्पॉन्टेनियस। आपने कोई एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये फैन है, फैन को चला दो, तो आपने हाथ से चला दिया, फिर रुक गया। लेकिन जब आप कंटिन्यूस इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते रहेंगे तो ये चलता रहेगा, और जैसे ही बंद किया तो ये भी बंद हुआ। तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस आप लोग देख पा रहे हो, इस प्रोसेस का नाम क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस, जो जनरली लोग इसके बारे में जानते हैं। लेकिन स्पॉन्टेनिटी के बारे में एक बात और आप सीखें। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो अपने आप चलती रहे। ये स्टेटमेंट नंबर 1 हुई। स्टेटमेंट नंबर 2 है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ऐसी भी रिएक्शंस को स्पॉन्टेनियस में ही काउंट कर लिया जाता है जिनको एक बार इनिशिएट किया जाए और फर्दर फिर वो चलती रहे। नहीं बात समझ में? गेम समझ में आ रहा है? जैसे एटम बॉम्ब लंबे समय तक जो है चलता रहेगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि स्पॉन्टेनियस है, लेकिन हाँ ये है कि एक बार इनिशिएशन के बाद नंबर ऑफ चेन रिएक्शंस जो है उसकी हो रही होंगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मतलब आप अपने भेजे में कुछ बातें बिल्कुल फिक्स कर लें। क्या कर लें? कुछ बातें अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लें। आरोही, मैंने बोला डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स बराबर होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सर सिस्टम की वैल्यू सराउंडिंग के बराबर तभी आएगी जब रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, यानी कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर चल रही होगी। तो उस केस में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि जितना सिस्टम उतना ही सराउंडिंग। और डेल्टा एस की वैल्यू को कैसे रिपोर्ट किया है सर ने? Q/T। चलो, इसके बाद मैंने तुमसे बोला कि भाई ये जो डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मैं बोल रहा हूँ, बेसिकली ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एंट्रोपी का बढ़ने का सेंस समझो। सुनो भाई, एंट्रोपी बढ़ने का मतलब है रैंडमनेस का बढ़ना। बात को समझना। मैंने पढ़ा दिया, तुमने पढ़ लिया, अब मैं जाने लगा, तुम यहीं बैठे रहोगे रात रात तक या फिर अपने घर चले जाओगे? घर जाना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुई। इसमें एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी? सर बढ़ेगी। क्यों? अभी आप एक पर्टिकुलर पोजीशन में बैठे हुए, फिर चल के जाओगे, फ्रीडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी, कुछ खाते पीते हुए जाओगे। समझ रहे हो ना भावनाओं को? मुद्दे की बात यह है कि आपको जैसे जैसे फ्रीडम मैं दूंगा वैसे वैसे एंट्रोपी बढ़ेगी, और आपकी फ्रीडम जैसे जैसे कोई खींच लेगा तो उसको आप लोग क्या बोलोगे? सर रैंडमनेस, फ्रीडमनेस क्या हो रही है? घट रही है। जैसे मैं तुमसे पूछूं गैस ज्यादा फ्री है या लिक्विड? गैस की फ्रीडमनेस, गैस की रैंडमनेस, गैस की एंट्रोपी क्या है बेटा? लिक्विड से ज्यादा। अच्छा, लिक्विड ज्यादा फ्री है या सॉलिड? इसका मतलब ये लिक्विड ज्यादा फ्री है या सॉलिड ज्यादा फ्री है? लिक्विड ना। तो इसका मतलब एंट्रोपी ऑफ द लिक्विड क्या रहेगी आप लोगों के पास? ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू सॉलिड। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एक बात यहां से ये भी समझ सकते हो, तो सॉलिड तो अपने आप में बेहद स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है। अगर सॉलिड स्टेबल है तो उसकी एंट्रोपी क्या मिल रही है? कम मिल रही है। और अनस्टेबल कौन है? गैस। उसकी एंट्रोपी क्या मिल रही है? ज्यादा। तो आप अपने दिमाग में ये बात रट सकते हो, दिमाग में रिलेट कर सकते हो कि जिस स्पीसीज के पास एंट्रोपी ज्यादा रहेगी, इसका मतलब समहाउ उसकी फ्रीडमनेस, उसकी रैंडमनेस भी ज्यादा रहेगी। इसका मतलब उसकी एनर्जी भी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी? कम रहेगी। क्योंकि स्टेबिलिटी और एनर्जी का रिलेशन क्या है बेटा जी? अपोजिट है। क्या मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो? मैंने तुम्हें बोला 2 सब्सटेंस से A B C D 3-4 सब्सटेंस दे दिए, सबकी एंट्रोपी दे दी और पूछ लिया अरेंज इनटू द ऑर्डर ऑफ देयर थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी या थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तो कितना सिंपल सवाल हो गया। एंट्रोपी जिसकी ज्यादा, उसकी रैंडमनेस ज्यादा, उसकी फ्रीडमनेस ज्यादा, उसके पास एनर्जी ज्यादा, उसके पास स्टेबिलिटी कम। बोलो गेम समझ में आया है नहीं आया? बड़ा ही सिंपल है सर, बड़ा ही बेसिक। एक बार स्पीड में इसको नोट करना। मुझे काफ़ी सारी बातें आज की क्लास में पढ़ानी है भाई आप लोगों को। आरोही, आयुष, अध्ययन, आदित्य, अमन, अंशिका, अर्शिया, कार्तिक, केशवी, कियान, कीर्ति, मनिका, मानसी, मयंक, मिष्टी, नील, निखिल, नितांत, प्राचिता, प्राची, प्रियांशु, ऋषभ, ऋतिका, रोहन, साक्षी, स्नेहा, तनिष, तनीषा, वैष्णवी, वेदांश, विधि। जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लो। ऑलवेज इंक्रीजेस, पीछे बैठ, नहीं, ऑलवेज इंक्रीजेस। एंट्रोपी हमेशा समय के साथ क्या होती है? बढ़ती है। सॉलिड चाहता है वो लिक्विड हो जाए, लिक्विड चाहता है वो गैस हो जाए। क्या? हाँ तो वो स्पॉन्टे कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो एंट्रोपी घट रही है उसकी, तो घटने दो।
ओहो, तुम्हें क्या लगता है यूनिवर्स जो कमरा ये है? बताओ, तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ। अगर कहीं से एनर्जी ली गई है तो कहीं एनर्जी दी भी तो गई होगी। ओवरऑल की बात नहीं हो रही है, बताओ। इसका डेरिवेशन आता है पूरा, टेंशन ना ले। चलें आगे। बेटा बातें नहीं प्लीज, प्यारे बच्चों बातें नहीं। तनिष, दिशा, दिशा, वैष्णवी, इधर देख बेटा। इक्विलिब्रियम पे वो तो नॉर्मल कॉमन बात है। हाँ, वो तो बेटा कॉमन बात है ना। चलिए बेटा, बात नहीं। बहुत ध्यान से, पहले जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ध्यान से सुनेंगे भाई सभी। मैंने तुमसे बोला एंट्रोपी की डेफिनेशन में आप एक बात समझें। एंट्रोपी बेसिकली कुछ और नहीं है, ये बेसिकली क्या है बेटा जी? फ्रीडमनेस या रेंडमनेस है। और थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी विच इज यूज टू मेजर द डिग्री ऑफ, डिग्री का मतलब होता है मात्रा, डिग्री ऑफ रेंडमनेस, फ्रीडमनेस एंड डिसऑर्डर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोई पूछ ले भैया एंट्रोपी का यूज क्या है? इट इज यूज टू कैलकुलेट या इट इज यूज टू मेजर द डिग्री ऑफ फ्रीडमनेस, डिग्री ऑफ रेंडमनेस, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। सेकंड हमारे पास आता है, यू कांट फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एस, ओनली वी कैन फाइंड डेल्टा एस। सर ये तो सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या मैं बोलूँ स्टेट फंक्शंस के लिए वैलिड है ये बात। हम लोग इससे पहले इंटरनल एनर्जी में भी ये बात लिख चुके हैं कि वी कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ यू बट वी कैन प्रेडिक्ट डेल्टा यू। बोलो यस और नो। इसके बाद ये स्टेट फंक्शन है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मैथमेटिकली एंट्रोपी, ये बात मैं कह चुका हूँ पहले से, एक सिस्टम जिसका टेम्परेचर T है वो कितनी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एंट्रोपी का जो फॉर्मूला हो जाएगा हीट बाय टेम्परेचर, इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस। ठीक। मैथमेटिकली एंट्रोपी कैन बी डिफाइंड एज द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इन रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या लिखा हुआ है सर ने? इन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम इज नथिंग बट इक्वल टू क्यू बाई टी। अब ज्यादा कंफ्यूज मत होना है, सर ने यहाँ रिवर्सिबल रिवर्सिबल कुछ नहीं, क्यू बाई टी। सीधी सी बात है, अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहा हूँ, टेम्परेचर को 1 कर दूं, तो जो डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम है वही किसके बराबर हो जाएगा बेटा जी? हीट के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो यूनिट होगी इसकी वो कितनी हो जाएगी? जूल पर केल्विन। सुनो, अगर सिस्टम की ऐसी और रिवर्सिबल प्रोसेस है तो बताओ सराउंडिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर सराउंडिंग की माइनस क्यू बाई टी हो जाएगी। और बताइए जरा, अगर ये बात सही है तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स कितना हो जाएगा? इसको देखें तो जीरो। कोई तुमसे पूछ सकता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में, भैया रिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है, और अगर एक बार इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू जीरो ओनली। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? 4 5 6 पॉइंट जितने भी। अच्छा अब मैं कुछ बातें पूछ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। सुनो भाई, जब बाहर का शोर अंदर होने लगे तभी सक्सेस मिलती है, इस बात को समझो। बाहर चाहे कुछ भी होता रहे, कितना भी शोर होता रहे, आप लोगों को फोकस करना है अपने गोल पर। और आपका गोल अभी कौन है बेटा जी? एंट्रोपी। तो बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। मैं कह रहा हूँ एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी आप खुद सोचना। मान लो तुम एक ऑब्जेक्ट मान लो और तुम्हारे नीचे जो है मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, यानी कि जहां तुम जिस बेंच पर बैठे हो, आग तो नहीं लगानी चाहिए, मान लो उसको हीट जो है बेसिकली बढ़ा दी, तो क्या होगा बताओ? तुम्हारी रेंडमनेस बढ़ेगी या घटेगी? लॉजिक क्लियर है? इसका मतलब ये हो गया टेम्परेचर के बढ़ाने से कोई संदेह नहीं है कि एंट्रोपी भी क्या हो जानी है बेटा जी? बढ़ी जानी है। बताओ प्रेशर की बात कर लूँ, अगर मैं कोई गैस है, गैस को जितना ज़्यादा मैं ऊपर से प्रेशराइज करूँगा उतना ज़्यादा वो लिक्विफिकेशन की तरफ मूव होगी। और कोई लिक्विड है, जितना ज़्यादा आप उसको प्रेशर दोगे उतना ज़्यादा वो सॉलिड की तरफ मूव होगा। और मैं जानता हूँ कि गैस की एंट्रोपी ज़्यादा और लिक्विड की एंट्रोपी क्या है बेटा जी? कम।
तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रेशर के बढ़ाने से एंट्रोपी क्या हो जाएगी दोस्त, कम हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं यार, पूछो। यही तो खेल है, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हेयर डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, बट इट इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। वाई? क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ, सिस्टम सराउंडिंग का रिलेशन तभी वैलिड है जब टेम्परेचर क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट। कहिए कि नहीं कही? अब तुम टेम्परेचर को जबरदस्ती बढ़ा रहे हो तो एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि क्यू बढ़ रहा होगा बेसिकली। चलो, टेम्परेचर के बढ़ाने से क्यू भी बढ़ जाता है, यानी कि हीट भी बढ़ जाती है, और हीट बढ़ने से डेल्टा एस की नेट वैल्यू क्या रही होगी बेटा, इंक्रीज ही हो रही होगी। ये बात समझ में आया बेटा? मैंने बोला जो सिद्धि कि भैया रिलेशन में तो इन्वर्सली है, तो सर आप बढ़ाने से बढ़ क्यों रही है, घटनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से क्यू भी तो बढ़ा, और क्यू बाई टी में क्यू का जो रेशो है वो टी से ज़्यादा है। तो जब क्यू की वैल्यू बढ़ रही होगी तो ऑब्वियस है डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या हो रही होगी, बढ़ ही रही होगी। प्रार्थना। नेक्स्ट बात करूँ मिक्सिंग बच्चा, अगर मिक्सिंग की बात करूँ तो ये एस प्लस एस, यानी कि सॉलिड को सॉलिड से मिला रहा हूँ, लिक्विड को लिक्विड से मिला रहा हूँ, गैस को गैस से मिला रहा हूँ, और आपस में भी इनको जो है इंट्रा करें, तो उस केस में सभी केसेस में एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, सुनो बेटा। जब भी कोई एक चीज दूसरे से मिलती है ना, चाहे होमोलिटिक हो चाहे हेट्रोलिटिक हो, चाहे एक जैसी हो चाहे डिफरेंट हो, हमेशा बॉन्ड क्या होते हैं, आपस में जुड़ते या टूटते हैं। और जब भी बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और नए बॉन्ड बनेंगे तो बेटा जी एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि पहले जो रेंडमनेस थी और अब जो रेंडमनेस है उसमें अंतर आ जाएगा। ये बात सही है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। कीप इन योर माइंड, वंस देयर इज ए ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, तो पहले से ज्यादा तो आप लोगों को एंट्रोपी दूसरे जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसमें मिलनी ही मिलनी है। यही रीजन है कि मिक्सिंग का कोई भी केस आ जाए उन सभी में एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन प्रार्थना यहाँ पर एक बात बहुत दिमाग लगाने की, सोचने की है कि सर अगर मान लीजिए कहीं ए के साथ बी मिला और पीपीटी बन गया है तो मिक्सिंग, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों लिक्विड थे, लेकिन जब दोनों आपस में मिले तो पीपीटी बन गए, तो उस केस में एंट्रोपी घट भी जाएगी, क्योंकि वहां डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन अपीयर हो रही होगी, एक नया कोई चेंज, फेस चेंज, डिफरेंट फेस का कंपाउंड जो है बन रहा होगा। ये बात मैंने तभी कही, मान लो कोई दो गैस है आपस में मिलकर लिक्विड बना दें तो भाई एंट्रोपी घटेगी, डरा रह जाएगा मिक्सिंग कॉन्सेप्ट। फिर वहां सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा जिसका नाम है फेस ट्रांजिशन, यानी कि फेस में भी तो ट्रांजिशन हुआ है, और लिक्विड के कंपैरिजन में गैस की एंट्रोपी क्या रहती है, हमेशा ज्यादा रहती है। तो ये डेटा आप लोग अपने भेजे में रखेंगे, पता लगे एक बार सट्टा लगा लिया दैट इनफ, तो आप लोग अपने दिमाग में समझे कि सर इसमें कोई संदेह नहीं है, अगर एक सॉलिड दूसरे सॉलिड से मिला और सॉलिड ही रहा तो उस केस में हम बोलेंगे जी एंट्रोपी बढ़ेगी। एक लिक्विड दूसरे लिक्विड से मिला और लिक्विड ही रहा तो उस केस में हम लोग बोलेंगे एंट्रोपी बढ़ेगी। एक गैस दूसरी गैस से मिली और गैस ही रही तो उसमें हम लोग बोलेंगे एंट्रोपी बढ़ी। लेकिन अगर दो लिक्विड आपस में मिले और नया एक सॉलिड बनने लगा तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी बेटा जी, घट जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? क्या? तो भी उस केस के अंदर आप यही देखेंगे जिसकी मात्रा ज्यादा, मान लो सॉलिड की मात्रा ज्यादा है और फाइनल जो प्रोडक्ट बनना है वो सॉलिडिफाई ही बन रहा है, तो एंट्रोपी घट जाएगी। दो लिक्विड को मिला रहे हैं तो गैस प्रोड्यूस हो सकती है, हो सकती है, अब उस केस में एंट्रोपी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर रिएक्शन डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एन जी इज ग्रेट लेस देन जीरो। सुनो इस बात को ऐसे समझ, इधर देख, इधर देख बेटा, जब सिमर बहुत ध्यान से देख बेटा, देख कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चा। मैंने तुझसे बोला तेरे जीवन में PCl5 गैस है, और जब ये बच्चा ब्रेक होगा तो किसमें ब्रेक हो जाएगा, इट विल बी ब्रेक इनटू PCl3 प्लस Cl2 गैस। क्यों आदित्य है? अगर ये बात सही है बच्चा तो यहाँ एक है और यहाँ भी क्या है, एक है, और ये भी क्या है बेटा जी, एक है। मैं तुझसे पूछूं डेल्टा एन जी की वैल्यू बता दे मुझे, डेल्टा एन जी की वैल्यू, तो आप क्या बोलोगे सर, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट कितने हैं जी, 2 - 1 दैट विल बी 1। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ऑब्वियस साफ पता लग रहा है कि इनका जो चेंज है वो प्रोडक्ट साइड में जा रहा है। एक बार बताओ, कोई चीज़ तुम्हारे पास एक थी, ओवर द टाइम दो हो गई, तो एंट्रोपी बढ़ी ना, एंट्रोपी क्या हुई इस केस के अंदर, बढ़ी ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एंट्रोपी का चेंज है या एंट्रोपी है वो क्या मिलेगी, बड़ी मिलेगी। और डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर लेसर देन जीरो है, इसका मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा थे प्रोडक्ट कम, तो भैया वो एसोसिएशन हुआ होगा, जुड़ गए होंगे, ना कि डिसोशिएट हुए होंगे, तो उस केस में एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम। मैं यहाँ टर्म भी लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जहाँ एंट्रोपी कम हुई है वो टर्म है एसोसिएशन, ये टर्म पूछ ली गई है एक बार जेई में। और जहाँ बढ़ गई है वो कौन सा केस है बेटा जी, डिसोसिएशन।
क्या मेरे द्वारा पढ़ाई हुई सभी बातें क्लियर है भाई सभी को? बताइए, है ना बेसिक और आसान, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक किसी बच्चे को ना हो, बहुत आसानी से फंडामेंटल बातें क्लियर हो। विधि, वेदांश, वैष्णवी, टिशा, स्नेहा, प्राची, नील, मनिका, केशवी, मन, अध्ययन, पीयूष, एक बार मुझे देखकर बताओ। चलो जी, अगला। बेटा आपको पता है आपके जीवन में ना सॉलिड्स हैं कुछ। सबसे पहला टाइप ऑफ सॉलिड है जिसका नाम देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस में से अगर मैं तुमसे पूछूं किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, दिव्याना किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी? सॉलिड, लिक्विड, गैस में से गैस की, उसके बाद लिक्विड की। अब इन दोनों में से कैसे कंपेयर करें? तो एक्चुअल में क्लास 12th का पहला चैप्टर है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। वहाँ बेसिकली हमारे पास दो स्टेट पढ़ाई जाती हैं। पहली का नाम है चमकीली यानी कि क्रिस्टलाइन, और दूसरे का नाम है खुदरा यानी कि एमरफस। मुद्दे की बात ये है, जैसे आपने जिस बेंच पर बैठे हुए हो, लकड़ी जो होती है वो बेसिकली क्या होती है? खुदरी होती है, यानी कि शार्प नहीं होती। जबकि अगर मैं डायमंड रख दूं यहाँ, शार्प है। बोलो गेम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ऐसे खुश हो रहे हो सर, ये कब होगा सर, है ना? चलो, तो मुद्दे की बात ये है कि जो क्रिस्टलाइन होते हैं इनकी बहुत सारी डेफिनेशन और भी हैं कि शार्प क्लीवेज पाई जाती है, चमकीले होते हैं, ये खुदरे होते हैं। प्लस जैसे जितने भी सॉल्ट हैं, जैसे NaCl हो गया, ये सभी क्रिस्टलाइन में ही काउंट होते हैं। तो भैया इस केस में याद रखना, एंट्रोपी की बात करूं तो एंट्रोपी सबसे ज़्यादा गैस, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद अमरफस, उसके बाद कहीं जाके क्रिस्टलाइन सॉलिड। बोलो गेम समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बेहद इंपॉर्टेंट के साथ साथ यहाँ से सवाल बनता भी है। मोलर मास, या फिर मैं कहूँ नंबर ऑफ एटम, या मैं कहूँ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉलिक्यूल यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड। बेसिकली एंट्रोपी के ये सभी क्या है बेटा जी? डायरेक्टली। बाकी इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो यही है, यानी कि ऐसी स्पीशीज जिसका मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा है। और मैं आपसे पूछूं कि भैया जिसका मास अगर ज्यादा है तो बताइए उसकी एंट्रोपी कम रहेगी कि ज्यादा रहेगी? रोशन, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी एंट्रोपी भी क्या रहेगी? ज्यादा ही रहेगी। जैसे मैंने बोला एंट्रोपी ऑफ O3, एंट्रोपी ऑफ O2, दोनों अगर गैस हैं तो ऑब्वियस है एंट्रोपी किसकी ज्यादा रहेगी? इसकी। लेकिन मैं इस सवाल को अभी जस्ट बदल रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं कह रहा हूँ एंट्रोपी ऑफ O3, और यहाँ मैं लगा देता हूँ सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट, और एंट्रोपी ऑफ O2 लगा देता हूँ यहाँ लिक्विड या गैस स्टेट लगा देता हूँ। आपका आंसर बदल जाएगा, धरा की धरा रह जाएगा कौन? मास फैक्टर। जो मोस्ट डोमिनेटिंग हो जाएगा उसका नाम है स्टेट, उसका नाम है फेस। बोलो शब्द क्लियर है बेटा? ये बेसिक फंडामेंटल बातें क्रिस्टल क्लियर हो क्लास के सभी बच्चों को। बेटा मैंने तुमसे बोला H2O2 की एंट्रोपी जो कि लिक्विड स्टेट में है, और H2O की एंट्रोपी, किसकी एंट्रोपी ज़्यादा मिलेगी? इसकी। N2O5, NO2 और NO में से जो एंट्रोपी ज़्यादा मिलेगी वो किसकी मिलेगी? इसकी। अगर ये तीनों किस में है बेटा जी? गैसियस फेस में है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, मान लीजिए एक कंटेनर है उसमें Ag पॉजिटिव आयन है, एक लिक्विड है। आयन जनरली क्या होते हैं बेटा जी? लिक्विड। और आप आए ऊपर से आपने I- डाल दिया, तो एक्चुअल में अभी कंटेनर में जो बनने वाली स्पीसीज है उसका नाम क्या है? AgI। और AgI कुछ और थोड़ी होती है, PPT होती है। और याद रहे PPT इज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रैंडमनेस, या मैं कहूँ एंट्रोपी। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बात भी सही है ना यार? सॉलिड की फॉर्मेशन हो जाना तो एंट्रोपी के खिलाफ है, क्योंकि एंट्रोपी सॉलिड के केस में कितनी मिलती है? मिनिमम मिलती है वीर। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर अगर किसी केमिकल रिएक्शन में दो लिक्विड मिलके सॉलिड की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो उस केस में एंट्रोपी बढ़ती नहीं है, जब सिमर क्या हो जाती है? घट जाती है। और इसका मेन सर हमें कैसे पता लगेगा? PPT बनी है नहीं, हम कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ी कर रहे हैं। आपको कुछ कंपाउंड लर्न करके रखने पड़ेंगे, जैसे AgI, AgBr, AgCl, BaSO4, ठीक है ना, BaCl2। ये सभी जो केसेस हैं ये बेसिकली किसके होते हैं बेटा? PPT फॉर्मेशन के। नेक्स्ट मैंने बोला कैल्शियम क्लोराइड था, ऑब्वियस है सॉलिड स्टेट में होगा। पानी में डाला भाई टूट गया, और टूटने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता होगा? आप खुद बताइए यार, कोई चीज सॉलिड थी और लिक्विड में कन्वर्ट अगर हो रही है तो एंट्रोपी बढ़ रही है या घट रही होगी? तो बढ़ रही होगी, तो इसका मतलब इस केस में एंट्रोपी क्या होगी? नेट बढ़ेगी। अगला सवाल बताने वाला क्लास का अच्छा बच्चा,
रस्टिंग ऑफ आयरन, सोचो आयरन पर रस्ट हो जाता है, पता है आप लोगों को? बताइए रस्टिंग ऑफ आयरन में एंट्रोपी बढ़ी या घटी? दोज आर विद इंक्रीज, एंट्रोपी गेट इंक्रीज। रेजर हैंड जो कह रहे हैं एंट्रोपी का चेंज यहाँ पर इंक्रीज होगा। हाँ जी, एक बच्चा कह रहा है एंट्रोपी गेट इंक्रीज। ओके, और भी कोई स्टूडेंट है? 2, 3, और कोई स्टूडेंट्स? ऋषभ, एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी? सोच समझ के आंसर देना। बढ़ेगी। 3, 4 बच्चे, 5 बच्चे कह रहे हैं, 6 बच्चे कहने लगे हैं कि एंट्रोपी गेट इंक्रीज। 7 और 8, भाई वाह। और कोई उठाना चाह रहा हो हाथ? 9, 9 स्टूडेंट्स आर विद कि सर जो नेट एंट्रोपी है दैट विल बी इंक्रीजेस, ऐसे ही कहना चाह रहे हो ना? यार एक बात बताओ, क्या रस्टिंग ऑफ आयरन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नॉन स्पॉन्टेनियस? बताओ। अरे पागल हो गया क्या? स्पॉन्ट अपने आप होता है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का नेट जो डेल्टा एस होता था वो क्या होता था? ग्रेटर देन 0, दैट विल बी पॉजिटिव। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि एंट्रोपी यहाँ पर क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। बाय द वे मैं तुम्हें एक हिंट और बता देता हूँ कि देखिए, कभी भी एक बात याद रखना, आयरन की जब भी आप रस्टिंग करोगे तो उस केस के अंदर बॉन्ड पहले ब्रेक होते हैं। और मैंने ये बात आपको पहले ही कह दी थी कि जब कभी भी बॉन्ड ब्रेक होंगे तो भैया बॉन्ड ब्रेकिंग से एंट्रोपी बढ़ती ही बढ़ती है। जैसे एग को अगर मैं बॉईल करता हूं तो एग की ऊपर वाली सरफेस पहले ब्रेक होती है, तो बॉन्ड प्रोटीन क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं, पता है ना? इस पूरी टर्म को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। हीट करते हैं एग को तो क्या होता है? बाहर वाली सरफेस टूटती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इज द अनदर एग्जांपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। सिंस एंट्रोपी बढ़ेगी तभी तो उसके अंदर से जो बच्चा है वो बाहर आएगा, नहीं? एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर। कहाँ सॉलिड? तो एग क्या लिक्विड है? अंदर क्या करेगा? मैं तो मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, पूरे केस की बात। ये जो बोल रही है इसको समझ में आ रहा है? ये कह रही है कि एक एग है वो सॉलिड है, उसको आप हीट कर रहे हो। सुनो, अरे सुनो यार, तुम सुन तो लो। पता दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या तुम लोग पता है? कि जब मैं कॉन्सेप्ट में एंट्री करता हूँ तो तुम सरफेस पे रहते हो, और जब मैं सरफेस पे आता हूँ तो कॉन्सेप्ट के अंदर से चिल्ला रहे होते हो। तो ये दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग है। पहले तो बेसिक्स को थोड़ा ठीक करो। यार हमें एंट्रोपी बतानी है एक एग की, और एक बॉइलिंग एग के बारे में बात हुई है। अब तुम क्या काम कर रहे हो? तुम बता रहे हो एग के अंदर जो लिक्विड है उसकी एंट्रोपी। क्या मैंने ऐसा कहा है? क्या मैंने बोला है कि वो जो व्हाइट पार्ट, पता नहीं उल्टी सीधी जो चीजें होती हैं एग के अंदर, उसकी एंट्रोपी बताओ? नहीं ना, मैंने एक पूरे मॉलिक्यूल, होलो मॉलिक्यूल की बात की है जिसका नाम है एग। और एग की अगर मैं देखूं तो सॉलिड है, सॉलिड की फॉर्मेशन ही उसको चेक करनी है आप। तो जो पहला स्टेप है बॉन्ड की ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग होने से एंट्रोपी क्या होगी बेटा जी? इस केस के अंदर बढ़ेगी। अगर ये अपना दिमाग लगाओगे आप लोग तो निश्चित अच्छे सवाल को खराब कराओगे बेटा जी। नेक्स्ट है स्ट्रेचिंग ऑफ द रबर। बेटा रबर जो होती है, रबर नॉर्मल एक रबर है, बालों बालों वाली मान ले, है कोई? जैसे ये रबर है, सुन भाई, ये रबर है ना, आराम से टहल रही है। अभी देखो कैसे आराम से मॉलिक्यूल कभी यहाँ कभी यहाँ, है ना, हो रहे हैं ना आराम से। अब बताओ इसके बीच वाले मॉलिक्यूल को मैं ऊपर नीचे कर पाऊंगा क्या आसानी से? नहीं ना। तो जैसे ही मैंने इसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करते ही यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है? मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा क्या हो गए बेटा जी? डिस डिसऑर्डर से ऑर्डर हो गए। इसका मतलब रेंडमनेस क्या हुई? नेट बेटा जी कम हो गई। नेट रेंडमनेस क्या हुई होगी? कम हो गई होगी। तो ये सभी बच्चों को डेटा समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब स्ट्रेचिंग ऑफ द रबर से एंट्रोपी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। कृपया करके नोट करें स्पीड में। कौन सी? हाँ, जब आप एनर्जी दे रहे हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बाकी जिसके बारे में बात की जाए उसी पर बात करो बेटा, बातें नहीं प्लीज। प्यारे बच्चों, बातें नहीं करनी, सीखना है।
बेटा बातें नहीं प्लीज, बच्चों बातें नहीं करनी, हम लोगों को सीखना है। चलिए भाई, आई थिंक स्टार्ट करना चाहिए हम लोगों को। आगे नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। नोटेड। दिव्यांशा, दिव्याना, नोटेड। अनुष्का, पेपर कब है स्कूल में? अभी पेपर स्टार्ट हो गए ना, मंडे से हैं। और क्या मतलब ये हाफ ईयरली है? भाई हाफ ईयरली में थोड़ा सा पढ़ लेना यार, है ना, वैसे तो कुछ नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन पढ़ लेना। देखो 12वीं में तो कोई दिक्कत होती नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि टीचर को एक्सेप्टेंस आ जाती है। अभी क्या, अभी तुम लोग जैसे बाहर पढ़ रहे हो, थोड़ा सा उनको एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है, कैसा पढ़ रहा होगा, क्या पढ़ रहा होगा, किससे पढ़ रहा है पता नहीं। आजकल बहुत भैया दीदी पढ़ा रहे हैं इस टाइप से, मतलब उनके दिमाग में रहता है कहीं हमारा रिजल्ट तो खराब नहीं हो जाएगा, जो भी उनका रीज़न है। लेकिन ट्वेल्थ में आते आते टीचर और खुश होता है, चलो कहीं तो पढ़ रहा है ना, उसकी स्टेटमेंट बदल जाती है, पढ़ तो रहा है। चलें भाई आगे, आगे बढ़ जाए, बस बातें नहीं। आगे बढ़े, चलो जी बेटे, बातें नहीं। आजा इधर आजा। अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सवाल क्या, कॉन्सेप्ट है बस एक, बेसिकली सुनो भाई। बेटा मुझे एक बात बताओ, अपने पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? डेल्टा एस इज इक्व टू क्यू बाई टी। और मैं कांस्टेंट प्रेशर पे क्या क्यूपी लिख सकता हूँ? और क्यूपी को मैं डेल्टा एच सदियों से लिखता आया हूँ, जैसा नो। इसका मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ही एंथैल्पी था। सर क्या आपको एंथैल्पी, क्या आपको हीट, क्या आपको एनर्जी, क्या आपको वर्क डन, क्या आपको एंट्रोपी, एंट्रोपी में अंतर समझ में आ रहा है? एंथैल्पी होता था हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जबकि इंटरनल एनर्जी होता था हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एंट्रोपी होता है क्यू बाई टी। एंट्रोपी क्या होता है? क्यू बाई टी। बेटा एट कांस्टेंट प्रेशर अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो कांस्टेंट प्रेशर पर क्यूपी को मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा एच। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। एक ना ट्रांजिशन स्टेट होती है, जैसे आप कहते हो ना सॉलिड से कोई चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है ना, तो बेसिकली क्या हो रहा है, उसका भी एक ट्रांजिशन है। और कोई लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उसका भी क्या एक ट्रांजिशन फेस है बेसिकली। ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, मैंने बोला एक सॉलिड एक लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, समझ में आता है? ड्यूरिंग द ट्रांजिशन एंट्रोपी कभी भी चेंज नहीं होती, दैट विल बी कांस्टेंट। दोबारा सुनेंगे सभी, ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है, इसको सीखने समझने में समय लगेगा और बुद्धि भी। मैंने बोला बेटा यहाँ पर किसी की एंट्रोपी 10 थी, यहाँ पर इसकी एंट्रोपी 20 थी, तो यहाँ से लेके यहाँ 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 10 ही रहेगी, यहाँ 20 होगी। ये सेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये पाथ फंक्शन नहीं है, ये एक स्टेट फंक्शन है, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। क्या मेरे द्वारा पढ़ाई हुई बातें क्लियर है बेटा जी? कीप इन योर माइंड, मैं कितने भी फेस का ट्रांजिशन करूं, लेकिन ड्यूरिंग फेस ट्रांजिशन मैं पूछूं सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, बीच वाले टेम्परेचर पर एंट्रोपी चेंज क्या होगा? बोलना वही जो पहले था, सीधी सी बात। आप उसमें अपना 3-5 मत लगा देना गलती से। हाँ ये जरूर है, इस फाइनल स्टेट पे क्या रहा, इनिशियल पे क्या रहा, अब यहाँ पर चेंजेस देखे जा सकते हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे सभी बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों, डेल्टा एस बराबर होता है डेल्टा एच बाई टी, वेयर डेल्टा एच इज नथिंग बट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और यहाँ पर ट्रांस लिखने का मतलब है ट्रांजिशन का, फेज ट्रांजिशन का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सी जैसे मैंने बोला एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, यानी कि डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन क्या होता होगा? फ्यूजन का मीनिंग समझाओ मुझे। सॉलिड से अगर कोई चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, वैसे मैं इक्विलिब्रियम लगा रहा हूँ जो कि आइडियली गलत है। इक्विलिब्रियम पर हमारा चेंज जो होता है टोटल वाला वो जीरो हो जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं समझा रहा हूँ।
जब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो फ्यूजन का मतलब ही होता है जुड़ना। फ्यूजन का मीनिंग क्या होता है? जुड़ना। अब बड़ा ना अटपटा मामला है, समझाऊं कि छोड़ दूं इसको अभी? एक टर्म होती है फ्यूजन, एक होती है फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना, जबकि फ्यूजन का मतलब तो जुड़ना होता है। तो सर बल्ब फ्यूज हो गया, हाँ जुड़ा, ये तो टूट जाता है फिलामेंट और उल्टा। दोबारा सुनना, बल्ब फ्यूज हो गया। ये स्टेटमेंट सुनी है कि नहीं सुनी बचपन से? भाई गलत सुनी है, गलत बोलते आए प्राचीन काल के लोग। क्या बोलना चाहिए? बल्ब फ्यूज हो गया या फूक गया, है ना? ये ज्यादा अच्छा है सर। क्या है सर, हिंदी बोलो सीधा, फूक गया बेस्ट है ना? तो मुद्दे की बात ये है कि जो फिजन है, फिजन का मतलब होता है टूटना, जबकि फ्यूजन का मतलब क्या होता है बेटा? जुड़ना। तो सर सॉलिड जब लिक्विड में जाता है तो जुड़ता थोड़ी है, टूटता है। देखो सच्चाई तो जो सोच रहे हो आप वही है, लेकिन इसके पीछे एक सच्चाई और भी है। जब किसी भी सॉलिड सरफेस को आप टेम्परेचर दोगे ना, तो पहले ना वो अपनी सरफेस को एक्टिवेट कर लेता है, और इस एक्टिवेशन के दौरान ना कुछ गैसियस पार्टिकल उसकी सरफेस पर आके जुड़ जाते हैं, और इस जुड़ने वाली प्रोसेस का नाम होता है फ्यूजन। क्या मेरी बात पल्ले पड़ी? जब किसी सरफेस को इंस्टेंट हीट दोगे तो वो क्या करेगा बेटा जी? पहले अपनी सरफेस को एक्टिव कर लेगा, और सरफेस को एक्टिव करने से उस पर पहले एडजॉर्प्शन होगा। अगर 12th क्लास में एक चैप्टर आएगा सरफेस केमिस्ट्री में, बात पढ़ा दी जाती है। तो बेसिकली एडजॉर्प्शन होगा, एडजॉर्प्शन करने के बाद आपको पता लगता है कि यहाँ पर पहले जो हुआ वो हुआ स्टेप क्या? फिजन, फ्यूजन। और उसके बाद जब ओवरहीट दोगे तब यही स्टेप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्यूजन। बाय डिफॉल्ट अभी के लिए मानकर चलेंगे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस का नाम है डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। तो भैया मुझे डेल्टा एच डिफाइन करना है फ्यूजन, बताओ जरा कैसे डिफाइन करूंगा? डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। क्या इसकी कोई यूनिट में अंतर आएगा? बिल्कुल भी नहीं सर, ऊपर भी जूल नीचे भी, वो सब इन्हीं में सबकी यूनिट क्या रहेगी? वही जूल रहने वाली है। वेपराइजेशन का मतलब समझ रहे होंगे, लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। समझदार बच्चा सारा अच्छा है अपना, तो एक ही बारी में डेटा समझ जाता है। डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर टी, इज इट ओके? नितांत अगली बात समझ बेटा, कोई चीज सॉलिड से अगर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हुई है तो उसका नाम होता है सब्लिमेशन। तो डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम अगर मैं तुझसे पूछूं तो ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। सर बात बिल्कुल सटीक है, सिंपल है। अगला सवाल देखना, द एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ ए लिक्विड टू द स्टीम इज दिस। लिक्विड से गैस जा रहा है तो आप समझ जाओ कि वेपराइजेशन है। ये इतनी किलो जूल दे रखी है एट इतने केल्विन पर, डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन पूछ रहे होंगे बेचारे। तो डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन का फॉर्मूला हो गया भैया 40,000 डिवाइडेड बाय कितना? बाय 400। इस तरीके से डेटा जो है आप लोगों के साथ। अच्छा एक बात पूछूं यार, ये एक अच्छा ये मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ केल्विन होना चाहिए था, किलो। एक मिनट रुक जाओ, नहीं ठीक है, एंथैल्पी है ना, ठीक है एंथैल्पी है ना, किलो जूल पर मोल हो सकती है एंथैल्पी। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एंट्रोपी नहीं हो सकती थी। बोलो, जो भी आंसर आएगा आप लोगों का आएगा, एक बार देख लेना। हाँ, ये वैल्यू तो इतनी आएगी, बोलो हो जाएगा भाई। जूल पर केल्विन आएगी बेसिकली। डेल्टा एच है ना, डेल्टा एच की वैल्यू तुमने दे दी। कांस्टेंट प्रेशर पर ये वैल्यू आ रही है 1000 जूल, हाँ, पर मोल पर केल्विन। अरे पर मोल तो आ ही नहीं सकता। तो जा, फिर इसको क्या करें हम लोग, कन्वर्ट कर लें मोल को इसमें, एटम में कन्वर्ट करेंगे तो पर एटम आ जाएगा, फिर पर एटम नहीं ठीक आ रहा भैया, ये इतनी वैल्यू आएगी इसकी 40 आ जाएगा कितना, 100 वैल्यू आ जाएगी, और यूनिट आनी चाहिए इसकी जूल। ये मोल कैसे नहीं कटा ये समझ रहा हूँ। नहीं ठीक तो है, क्यों नहीं समझ पा रहा? देख, डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी, सही है? और तूने मेरे भाई क्यू को ही किस क्या मान के चला था? डेल्टा एच बाई टी। क्या दिक्कत है?
जब इन दोनों को तूने इक्वेट किया है तो इसकी यूनिट को भी तो इक्वेट करके चल रहे हैं हम लोग, नहीं? हाँ भाई, इनको भी तो इक्वेट किया ना दोस्त, हीट में कन्वर्ट कर लिया कांस्टेंट प्रेशर से। चलें जी आगे। आरोही आयुष, अध्ययन अमन, अंशिका कीर्ति निखिल, प्रियांशु विधि। आगे बढ़ जाएं। वैष्णवी, क्या डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन कौन सा, ये? ठीक है यार, यहाँ भी कुछ करवा देगा ये। सब्लिमेशन कर दूं, ट्रॉपी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी गलती पकड़नी चाहिए भाई। आगे बढ़े। आज क्लास के बाद कुछ बच्चे रुक के पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं भाई, छोड़ दो। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ जाए। कुणाल, आगे बढ़ा जाए। ये दोस्त नहीं दिखाई दे रहे आज। कार्तिक ने आया बस है, कहाँ है वो? उसको भाई थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ और उसका मौसम चेंज हुआ। कार्तिक नाजुक है यार तू बहुत। चले भाई आगे। क्या हो गया तुझे, फीवर? थोड़ा ध्यान रख भाई। बारिश में भीग गया तो एंजॉय करता। चलें आगे। है, कल मैं भी भीग गया था, तो फिर मैंने तो फिर गाड़ी रोक के फिर ढंग से भीगा। मैंने थोड़ा भीग ही लूँ, अब घर जाके तो स्नान करना ही है, तो ढंग से ही भीग लिया जाए। चलें भाई आगे। है, चलें आगे। वैसे ये जो बारिश है ये भीगने वाली बारिश नहीं है, बता देता हूँ। चलें आगे। कुछ नहीं है, मैंने जूल लिखा है बेटा बस। हाँ, जूल पर केल्विन जो भी है। अरे लिख ले, खून पी जाते हैं बच्चे हमारे। चले भाई। चलो जी, मेन टास्क पर हम लोग आ गए हैं, जिसका नाम है एंट्रोपी का डेरिवेशन। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखना भैया, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी डेरिवेशन से आते हैं। ये रट्टा मारकर आप लोगों को रखना है। मैं आप लोगों के लिए एक बात बता देता हूँ, सुन ले। ये जो ln है, इसका मतलब होता है 2.303 लॉग बेस 10। ये बात मैं पहले कह चुका हूँ, ये बात मैं पहले कह चुका हूँ। और मैं ये भी कह चुका हूँ पी विजिकल टू क्या होता है बेटा जी, RT। और बेटा जी मैं ये भी आप लोगों को बता चुका हूँ, P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। ये सीधी सीधी सी इक्वेशन होती है भाई। सर ये तो नहीं बताई, इसमें बताना क्या है? PV इज इक्वल टू NRT वाली इक्वेशन से ये क्या बना दिया है मैंने, P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। बोलो गेम समझ में आ गया? चलो मान लेते हैं आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो लेट मी स्टार्ट द सेशन। बेटा जी थोड़ा सा बोर्ड पर नजर रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान हटा और ये टॉपिक खिसकेगा। थोड़ा सा ध्यान हटा और ये टॉपिक खिसका, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज बोर्ड पर नजर रखें। मैंने तुमसे बोला तुम्हारे जीवन में एक टर्म आती है जिसका नाम है फ्लोट। फ्लोट बोले तो अकॉर्डिंग टू फ्लोट बोले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मुझसे एक बात सीख ली थी, जिसका नाम था Q+W। सही है क्या? मैंने तुमसे बोला मेरे भाई एक काम कर ले, देखो वो एग्जाम में कैसे लिखते हैं, तुम्हारी गलती होती है, तुम लोग टीचर से नंबर लेना नहीं चाहते। आप लिखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी नो, फिर कॉमा, फिर इसके बाद डेल्टा यू बराबर Q+W, देयर Q इज द हीट, W इज द वर्क, डेल्टा यू इज द एनर्जी। और इसको ऐसे ब्रैकेट बना के लिख दो इक्वेशन नंबर 1। देखो टीचर अपने आप 1 नंबर दे देगा इतने में ही, बोलेगा वाह इससे तो आता है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन भाई
एंट्रेंस में क्योंकि यार फोकस रहता है फाइनल इक्वेशन पर, तो हम ये ज़्यादा गोला वोला कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप सीधा सीधा क्यू निकालें यहाँ से, जो कि बराबर होता है डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। तो क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, मैं ऐसा लिख रहा हूँ। और तुम तो समझदार हो, ये बात जानते हो बचपन से। डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट प्रेशर पर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। तो यानी कि पी इंटू डी वी सर ने लिख दिया है। किसी को दिक्कत है क्या, किसी बच्चे को बताओ। सर एक काम कर लें क्या, एक काम करते हैं जी, इसको ना पूरी इक्वेशन को हम लोग टी से डिवाइड कर लेते हैं। किससे डिवाइड कर लेते हैं, टी से। जब मैं इसको टी से डिवाइड करता हूँ तो कुछ ऐसा बन रहा है, जब मैं टी से डिवाइड कर रहा हूँ तो कुछ ऐसा बन रहा है, और टी से डिवाइड कर रहा हूँ तो कुछ ऐसा बन रहा है। इसमें तो कोई संदेह नहीं है भैया, किसी बच्चे को बताओ। और आप समझदार हो, पी वी इक्वल टू क्या होता है दोस्त, एनआरटी। और मैं एक बात और जानता हूँ, इस प्रेशर को टेम्परेचर को नीचे ले जाऊँ तो ये बन जाएगा पी बाई टी, जो कि बराबर हो जाएगा एन आर बाई वी। सही है क्या। इसका मतलब इस पूरी बात की जगह मैं एक बात और लिख सकता था। देखो तो समझदार हो तुम लोग, जानते हो ये डी एस हो चुका होगा अभी तक, क्योंकि क्यू बाई टी तो हमने डेल्टा एस पढ़ा है। तो डी एस लिख दिया, छोटा चेंज बना के इसको, यहाँ से लिख दिया एन, यहाँ से लिख दिया सी वी, और यहाँ से लिख दिया डी टी बाई टी। और प्यारे बच्चों यहाँ से लिख दिया मैंने एन आर, और ये डी वी बाई डी। बोलो हाँ या ना में जवाब। मैं एक काम कर लेता हूँ, इंटीग्रेटेड कर लेता हूँ। जब इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो ऑब्वियस है, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में V1 V2 होगा, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में T1 T2 होगा। और ऑब्वियस है ये S1 से लेके S1 फाइनली DSC बन जाएगा, क्योंकि DX का इंटीग्रेशन X होता है, और फिर से X2 माइनस X1 हो जाएगा, तो पिक्चर क्या आ जाएगी, वही DSC तो आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ तो लिखने से बेहतर मैं डायरेक्ट ही DS लिख दूँ। और आप लोग जानते हुए N है, ये CV है। 1/D का इंटीग्रेशन होता है ln x, या 1/x का होता है ln x। तो 1/t का क्या हो जाएगा बेटा जी, ln t। तो ये आ जाएगा ln t। और ln t, देखो ये बात मैं मतलब समझाने का मूड नहीं है पर मेरा, चलो पर तुम लोग बायो से बैठे होंगे कुछ बच्चे बायो वाले, तो उनके लिए बता देता हूँ। अदरवाइज मेरे भाई ये बात रटी रहनी चाहिए बच्चे को। जो लिमिट है T2 माइनस T1 की फॉर्म में आ जाएगी, और log a माइनस बी का फॉर्मूला होता है log a बाई बी। फिर ये पेपर में आएगा सवाल, इसलिए बहुत ध्यान से बोर्ड की तरफ देख। इस पूरी इक्वेशन को क्यों ना मैं ऐसा लिख दूं डायरेक्ट, यहाँ से लिख देता हूँ इसको ds, और यहाँ से लिख देता हूँ बेटा जी n एस सी वी, और इसको लिख देता हूँ इट इज ln, और ये हो जाएगा T2 बाई T1। हाँ या ना में जवाब दे दो। और यहाँ से हो जाएगा ये प्लस, ये हो जाएगा n, ये r, ये हो जाएगा दोस्त ln V2 बाई V1। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को, कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। बहुत आसानी से ये फंडामेंटल बातें आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो। बड़ा ही ध्यान से, बड़ा ही प्यार से कॉन्सेप्ट को समझने और सीखने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। तो सर यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को होगा, नहीं है सर, आसान है, बेसिक है। चलो सर एक बात और बता देते हैं। इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं देखूं, सुनो भाई, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो मुझे एक बात बताओ, कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि आइसोथर्मल में यही इक्वेशन ds किसके बराबर हो जाएगा भाई, इसके बराबर हो जाएगा डायरेक्टली। या सुनो भाई, आइसोथर्मल में ये किसके बराबर होगा, इसके। और यहीं अगर मैं आइसोकोरिक पूछूं, यही पिक्चर किसके बराबर हो जाएगी, केवल इसके, क्योंकि वहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट और यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट। जब टेम्परेचर सेम हो गया तो log 1 बन जाएगा, log 1 0 होता है, ये पूरी पिक्चर क्या हो जाएगी, 0। तो ये केवल उसके बराबर हो जाएगा। ऐसी आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा आदित्य, तो V2 बाई V1 कितना हो जाएगा बेटा, 1। तो इसका मतलब ये log 1 बन जाएगा, और log 1 बनने का मतलब क्या हो जाएगा बेटा जी, ln 1 log 1। अभी के लिए ऐसा समझ के चलें, वैल्यू बिकम सेम। वैसे आप लोग जानते हो 2.303 से इसकी मल्टीप्लाई करके हम लोगों को सोचना चाहिए। सी सर फर्स्ट क्लास के टाइम पर ही बारिश होती है, तो ये खुशी की बात है, ये तो तेरे लिए है ना, इसमें तो खुश होना चाहिए भाई। चलो इधर देखो, सुनो सुनो भाई, इसके आगे की कहानी को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बेटा देखो सुनो, एक बात और जानता हूँ क्या सर, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे लेते हैं सीबीएसई की तरह। तो अब यहाँ पर हम लोग एक बात और जानते हैं, तुम जानते हो, सुन ले, T1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय। अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखना चाहूँ, सुन ले, क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या,
क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, P1/P2 T2/T1 इज इक्वल टू V2/V1? हाँ या ना में जवाब दे दो। लो भाई, इसको उठा के मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ। तो आप तो समझदार हो, केमिस्ट्री पढ़े हुए बच्चे हो, तो ये बात आपको पता होगा। NCV ये हो जाएगा Ln और ये हो जाएगा T2/T1। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा NR, ये Ln। आप जानते हो जब ये पूरी बात इधर लिखूंगा तो ये A मान लो, ये B मान लो। तो log A इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है, log A प्लस log B। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ यहीं पूछ लेना, क्योंकि बाद में जाने का मतलब है समझ में ना आना। T2/T1 ऑल दो दिक्कत है नहीं किसी बच्चे को, इसमें कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल सा बेस है। log A इंटू बी का फॉर्मूला है log A प्लस log B, पूरी वैल्यूज को मैंने लिख दिया बेटा। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, सुन। प्रेशर की टर्म में CV क्या कर रहा है, मुझे तो CP में कन्वर्ट करना चाहिए इसको। एक मेरे पास N और मेरे पास ये पूरी टर्म कॉमन है इस पूरी टर्म के साथ, यस और नो? तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ N, यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ Ln T2/T1। और बेटा जी ये कॉमन ले लिया, जो कि बराबर हो रहा है CV प्लस R। आप चेक कर लो, यही मिलेगा। प्लस क्या मिलेगा मेरे को, प्लस मिल रहा है NRLn और ये बन रहा है बेटा P1/P2। हाँ या ना में जवाब दे दो। आप कहोगे सर बातें बहुत सटीक करते हो आप। अब जरा ध्यान से देखेंगे सभी प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखो। अब एक बात बताओ बेटा, आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी है CP माइनस CV इजकल टू R। आप बताइए CP किसके बराबर होता है, CV प्लस R। क्या ये मैं इसको CP लिख सकता हूँ? आप कहोगे बिल्कुल लिखो। तो इसको मैं CP अगर लिख देता हूँ तो यही पिक्चर किसके बराबर हो जाती है, DS इज इक्वल टू NCP। ये हो जाएगा Ln T2/T1 प्लस NR Ln P1/P2। हाँ या ना में जवाब दो। आप कहोगे सर बात बहुत बेहतरीन है। अच्छा एक काम कर लो, इस Ln को कन्वर्ट कर लेते हैं लॉग में। क्या करना चाहिए, 2.303 और यहाँ से n, ये हो जाएगा CP, ये हो जाएगा log बेस 10 ऑफ T2/T1 प्लस 2.303 NR Ln और ये कितना हो, अरे बस, log P1/P2। और प्यारे बच्चों ये इक्वेशन अगर आपको समझ में आ गई है, मतलब आपने DS की दूसरी इक्वेशन भी निकाल ली है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों DS को आप क्या कर सकते हो बेटा, इक्वेट कर सकते हो। दोनों इक्वेशंस को आप लोग क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। एक बार दोबारा सुनेंगे सभी। 2.303 कांस्टेंट है, एन मोल है, CP तुम लोग जानते हो, CV की वैल्यू होती है F/2 ऑफ R। अब एक बच्चे ने ना कल मुझसे एक डाउट पूछा था, आयुष ने, उसने CV की वैल्यू यूज कर रखी थी और CP की कर रखी थी। तूने अपनी कैलकुलेशन में दोनों CV कर लिए हैं, इसलिए वहाँ 3/2R और 5/2R में अंतर आ गया। आंसर तेरा गलत और हमारा सही हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो इस तरीके से गलत कर दिया, अदरवाइज सेम था तेरा, बिल्कुल सही अप्रोच से कर रहा था। 2.303 NCP log T2/T1 प्लस 2.303 NR log P1/P2, ये इक्वेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, इसमें R की वैल्यू क्या लगेगी बताओ सर, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो ये मैटर करता है। आप एक एनर्जी की टर्म निकाल रहे हो, एंट्रोपी, और आप एक एनर्जी की टर्म निकाल रहे हो, तो R की वैल्यू को कभी भी 1/12 या मैं कहूँ 0.0821 नहीं रखोगे। हमेशा इस वैल्यू को या तो कैलोरीज में रखोगे या फिर इस वैल्यू को जूल में रखोगे, जो कि कितनी होती है जब सिमर 25/3 क्या होती है, और क्या हो सकती है 8.314, 8.314 ये वैल्यू हो सकती है। कृपया करके नोट करेंगे सभी। मयंक, मिष्टी, नील, नितांत, प्राची, ऋषभ, रोहन, स्नेहा, तनिष, वैष्णवी, वैष्णवी, आज सुबह सुबह का मूड था क्लास क्लास। आज मेरे चश्मा घर पे रह गए भाई। हम लोग अपने YouTube मोनेटाइजेशन में मात्र 6 घंटे दूर हैं। 6 घंटे होने के बाद ही, 6 घंटे नहीं भाई ज़्यादा है, वॉच आवर्स है हमारे 1775 आवर्स, तो मतलब 2000 चाहिए होते हैं इसमें, तो लगभग लगभग 250 घंटे।
250। अरे ऐसा नहीं हम लोग चले भाई आगे। बेटा बातें नहीं, बस बस कोई बात नहीं, अपने आप हो जाएंगे तुम्हारी। बस ये है कि तुम अपना वो बनाए रखो। आशीर्वाद बनाओगे हैं? हमारा आशीर्वाद तोड़ने का मूड कर रहा है मेरा। चलें आगे। अच्छा इसको लिखने में क्या देर लग रही है, जल्दी लिखो। समझ समझ के लिख रहे हो? जिंदगी चली जाएगी, समझ में नहीं आएगा। चले बेटा, चलो। ये जो बच्चे बातें कर रहे हैं, ऐसा मान के चल रहा हूँ कि उनका नोट कर लिया हुआ इन्होंने, है ना? चलिए भाई नेक्स्ट। घड़ी देखियो कितना टाइम बजा रही है। चलेंगे भाई आगे। बच्चों आगे बढ़ते हैं। बेटा वरुण, वरुण ध्यान से देख बेटा बोर्ड पर। अब ये दोनों इक्वेशंस के फॉर्मूले आप लोगों को लर्न हो गए होंगे। सिद्धि मुझे ये दोनों फॉर्मूले बताएगी, इक्वेशन 1 के इक्वेशन 2 के। तो सर डीएस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2 लॉग लॉग में कर लेते हैं, ठीक है। 2.303 एन टी वी लॉग T2/T1 प्लस एन, एक मिनट, फिर से 2.303 आना चाहिए ना। 2.303 एन आर लॉग, कॉमन नहीं लूंगा कुछ भी, यहाँ आ जाएगा सी वी है ना, तो V2/V1 आना चाहिए, चेक करना। अरे पी कहाँ से लिख दूंगा यार, ऊपर वाली इक्वेशन देखना। यार तुम लोग बिल्कुल खत्म हो गए, मार लगा दूंगा बहुत बुरी तरीके से। मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया है, मैं फिलहाल ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या गलती हो रही है आप लोगों से? आ जाओ दूसरा। दूसरा आ जाओ जी, इक्वेट कर लेते हैं 2.303 एन, इसको लिखेंगे सी पी, और यहाँ लिखेंगे जी लॉग, यहाँ लिख देंगे T2/T1 प्लस 2.303 एन आर लॉग, यहाँ लिख देंगे P1/P2। क्या मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं? बेटा जी बस इतना फॉर्मूला याद करना, देखो क्या धड़ाके से सवाल निकलते हैं तुम लोगों से, कुछ रह ही नहीं गया। थर्मोडायनेमिक्स को इतना आसान कर देंगे कि नींद में भी आंसर निकाल दो आप लोग। चले आगे। हाँ डाउट है? आ गया समझ में? मैंने दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया बस ऐसे ही। इससे क्या करोगे सर, क्या कर लोगे इसको बराबर करने से? देखो आप लोग ऐसे याद करो इसको, सुनो। जब सीवी था तो ये तो बेटा ये तो कॉमन ही है, पहला देखो ये पार्ट कॉमन है, बस सीपी का अंतर है। जब सीवी था तो वॉल्यूम की टर्म आएगी, जब सीपी था तो प्रेशर की टर्म आएगी। वॉल्यूम V2/V1 है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली इन्वर्सली होता है वॉल्यूम के, तो P1/P2। बताओ क्या रट्टा है? कोई रट्टा नहीं, आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखो जरा ध्यान से सुनो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, सुन ले, आइसोथर्मल है, इसका मतलब ये टेम्परेचर वाली टर्म क्या हो गई? तो मैं एक डीएस का फॉर्मूला लिख सकता हूँ, दैट विल बी 2.303 एन आर लॉग बेस 10 ऑफ V2/V1। मैं चाहूँ तो ये फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग भी लिख सकता हूँ, 2.303 एन आर लॉग P1/P2। अब मैं समझदार अच्छा बच्चा कौन होगा? वो समझदार बच्चा वो होगा कि जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर्स को इंटरप्रेट कर लेगा, हाँ इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। दूसरा फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो मेरे पास आता है जिसका नाम है आइसोबैरिक। क्या यार कमाल है, तुम कटे हुए हो, मतलब मैं कहना चाह रहा था कट, मैं कहना चाह रहा था कटवा, कटवा कर ही मानोगे। मैं ये कहना चाह रहा था, अबे रिकॉर्डिंग हो रही है नालायको, रुक जा।
मैं ये कहना चाह रहा था कि अपने नंबर कटवा कर ही मानोगे। तुम लोगों ने पता नहीं क्या उल्टा सीधा सुन लिया, बदतमीज। भाई मैंने बोला दोनों बराबर हैं। आपको या तो वॉल्यूम टर्म गिवन होगी या तो आपको प्रेशर टर्म गिवन होगी। आप इसको काटा पीटी क्यों कर रहे हो यार? अब सोचो तुमने यहाँ से काट दिया, पेपर में प्रेशर की दोनों टर्म आ गई और तुमने वो कटा हुआ लगा दिया, तो कट जाएगा ना? नहीं, क्या कह रहे हो? हे भगवान, मैं कह रहा हूँ जब सवाल में वॉल्यूम गिवन है केवल और डेल्टा एस पूछा है, तो जबरदस्ती इसको यूज करेगा क्या? नहीं करेगा ना, फिर तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेगा, बस इधर वाला। जब प्रेशर गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेगा केवल। मैंने उल्टा पढ़ा, ये कह रहा है। चलो, आइसोबैरिक में क्या चीज कांस्टेंट रहती है जी? प्रेशर। तो सर ये वाली टर्म क्या कर लो, आप जीरो कर लो। तो ये वाली टर्म जीरो कर लोगे तो यहाँ से इस पूरी टर्म को लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे बताओ? बस काम की बात ये है, आइसोबैरिक हो गई। आइसोकोरिक में क्या लिखोगे? आइसोकोरिक में ये वाली टर्म को आप लोग जीरो करोगे तो वो ds केवल उसी के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसे ही एक टर्म और आती है जिसका नाम है एडियाबेटिक। याद रखना, एडियाबेटिक में तो हमारा क्या जीरो रहता है? क्यू। दोस्त अगर क्यू ही जीरो हो गया तो भैया डेल्टा एस क्या रखी? जीरो होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। क्योंकि डेल्टा एस का बेसिक फॉर्मूला जो हम लोग डिराइव कर रहे हैं दैट इज क्यू बाई टी से कर रहे हैं, उसका मतलब वही आपने क्या कर दिया? जीरो कर दिया। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। आइसोबैरिक और आइसोकोरिक के फॉर्मूले अपने आप लिखने हैं। जैसे कोरिक का फॉर्मूले में वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, तो सीधा सीधा जो फॉर्मूला आएगा ds का वो क्या आ जाएगा? दैट विल बी 2.303 NCV log T2 बाई T1। सीपी की टर्म में कुछ नहीं कटेगा। चले आगे, आगे बढ़े प्यारे बच्चों। बताओ मानसी, मानसी कल का पेपर आप मंडे दे देना। अब आपके कुछ बच्चों ने पेपर दिया है क्या कल का? कितने बच्चों ने पेपर दिया था कल का? नहीं, कुछ तो बच्चों ने दिया था। क्लास के बाद देना चाह रहे हो? मंडे? गुनी का क्लास के बाद दोगे पेपर? मंडे दोगे? मंडे भी नहीं दूंगी है ना? चले, चलें आगे। भाई साहब आगे बढ़ने दो यार। अगला सवाल ये रहा माधव। अब लगातार बेटा 3-4 सवाल करके दिखाने हैं आप लोगों को। बेटा बात नहीं, देवेश सीधा बैठ। नितांत, नितांत डू मैसेज टू मी। मिस्टर नितांत। ऋषभ, ऋषभ जल्दी से मैसेज करो। क्या डेटा समझ में आ गया बेटा? चलो इधर आ जाओ। बस अब बातें नहीं बच्चा, अब बातें नहीं प्लीज। अब अगला सवाल ये रहा आप लोगों के सामने, थोड़ा स्पीड में आंसर बताएंगे। सवाल है 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड रिवर्सिबली फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ 8 डेसीमीटर क्यूब दैट इज लीटर टू 8080 डेसीमीटर क्यूब at a temperature 27 डिग्री सेल्सियस, what will be the entropy change? अब आप सोचेंगे इस सवाल का आंसर कैसे निकलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं आप कौन से फॉर्मूले के बारे में सोचें। आप ये फॉर्मूला आपके दिमाग में है, आपको ये बात पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब कि टेम्परेचर इज टिपिकली कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इज गिवन टू यू। तो केवल इतनी सी बात एक्चुअल में आपकी डेल्टा एस हो जानी है। और 2.303 मोल इज गिवन टू यू, आर इज गिवन टू यू दैट इज 25/3। वॉल्यूम पहले 8 था फिर 80 हो गया, तो आई थिंक log 10 बन गया जो कि 1 ही होता है। तो यहाँ से टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं बोला गया। नहीं भाई ऐसा नहीं होगा भाई,
सोचो भाई सोचो अब इसको। बोला गया है मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड रिवर्सिबली। हाँ ठीक है, समझाओ जरा बेटा क्या बनेगा। टेम्परेचर इज कांस्टेंट बेटा। क्या आंसर आ रहा है बताएंगे भाई सभी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। क्यों? क्योंकि सर डेल्टा एस का जो फॉर्मूला है हमारे पास दैट विल बी एन आर सीवी भी है क्या 2.303 एन आर लॉग बेस 10 ऑफ V2 बाई V1। V2 बाई V1 ये 80 है और ये 10 है, सॉरी 8 है, ये कट के 10 लॉग 10 1 है और मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो 19.1 आता है। मोल कितना है 5 है, दोनों की 19 पंजे 95 लगभग लगभग आंसर आना चाहिए। बोलो हो जाएगा। बेटा हुआ। अगला सवाल देखकर बताओ भाई। सोचना है ना। H2 प्लस Cl2 कन्वर्ट इनटू ट्वाइस ऑफ HCl, सोच लिया। एंट्रोपी इज गिवन है उनकी। फाइंड चेंज इन एंट्रोपी फॉर द गिवन रिएक्शन। फाइंड चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द गिवन रिएक्शन। सोचिए सोचिए समझिए बताइए क्या होगा सवाल का आंसर। बेटा बातें नहीं करनी प्लीज, सोचना है बस ढंग से। आपसे बोला हुआ है एंट्रोपी ऑफ H2 एंड Cl2 आर गिवन टू यू और ये HCl में गिवन। भैया ये भी गिवन आई थिंक 0.19, ये 0.22 और ये 0.13। आपसे चेंज इन एंट्रोपी पूछा यार, क्या खत्म सवाल है यार। समीशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितना नजर आ रहा है बेटा जी 0.1 मल्टीप्लाई बाई 2, जरूर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, माइनस ये कितना आ जाएगा 0.13 और माइनस 0.22, कितना आंसर आ रहा है 0 माइनस का आ रहा है। अरे माइनस तो नहीं हो, माइनस यूनिट आ जाएगी वही जूल पर केल्विन। किलो जूल आ रहा है, किलो जूल। चलो भाई जल्दी से जल्दी कीजिए। सही आंसर बिल्कुल। चलें आगे। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़े। 2 सवाल और करो। द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड ईथर। ये कोई लिक्विड होगा मेरे भाई, इसको कन्वर्ट कर दिया है आपने गैस में वेपराइजेशन में। इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो इतनी है डेल्टा एच एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट 35 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वेपर टू लिक्विड एट इतने टेम्परेचर। आपको पता है क्या पूछ रहा है? इसने एंथैल्पी दे दी है, लेकिन आपसे डेल्टा एस जो पूछ रहा है ना, ये एक्चुअल में वेपराइजेशन नहीं पूछ रहा, ये बेसिकली वेपर यानी कि गैस से
लिक्विड का पूछ रहा है, और इसने डेल्टा एच किसका दिया है? इसने डेल्टा एच दिया है लिक्विड से गैस का। तो भाई अगर ये वैल्यू 26,000 जूल है, तो भाई मैं इसमें क्या करूंगा, डेल्टा एच ऑफ गैस से उसको लिक्विड निकालने में माइनस के साथ। क्या दिक्कत है भैया, इसको कोई दिक्कत नहीं। अब ये वैल्यू आ जाएगी -26,000 डिवाइडेड बाय 273, ऐड करियो इसमें, 35 नहीं करना, केल्विन में लगाना है टेम्परेचर। 308 है क्या? यहां से आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। हो जाएगा क्या? आगे बढ़ जाए, इसमें कंफ्यूज तो नहीं हुआ? अगला सवाल देख, अगला सवाल देखिए। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड लिखा हुआ है इधर, 200 जूल पर केल्विन। वेपराइजेशन ऑफ ए लिक्विड इज गिवन टू यू, और आपसे पूछा इफ हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड इज 60 किलो जूल पर मोल, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस लिक्विड। यू हैव टू कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट। हो जाएगा जल्दी से जल्दी। आपको पता है ये क्या पूछ रहा है? ये टेम्परेचर पूछ रहा है बेसिकली। कैसे कैलकुलेट करोगे सर? अपने पास सिंपल सा एक फॉर्मूला है, डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू हीट ऑफ वेपराइजेशन इज गिवन टू यू, यानी कि Q बाय T। ये वैल्यू गिवन है बेटा जी 60,000, और ये आपको दे रखा है कितना बेटा 200। और वेपराइजेशन में बॉइलिंग पॉइंट को ही तो डिफाइन करते हैं। तो ये वैल्यू आ गई कितनी बेटा, ये कट पिटा लेगा, ये 300 केल्विन डायरेक्टली आंसर आ रहा है, या 27 डिग्री सेल्सियस, या फिर मैं कह सकता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ 300 केल्विन टेम्परेचर। बोलो गेम समझ में आया क्या? क्या क्लास के प्रत्येक बच्चे को डेटा क्लियर है भाई? अगला सवाल अपना फेवरेट सवाल भाई, देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। ये मतलब जैसे स्लॉट है ना, बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है वो बताया गया है। इट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस। फिर बोला गया है टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजेस। ये मतलब डेफिनेशन टाइप से पार्ट है, आप चाहो तो अपना लिख लेना, अदरवाइज ये सवाल लिखो डायरेक्ट। एक सवाल लिख रहा हूँ, इस सवाल का आंसर बताने वाला बच्चा अतिशय प्रिय बच्चा होगा भाई। आप सोच समझ के आंसर दें, निश्चित है कुछ बच्चे इसमें फंसेंगे जरूर। 16 ग्राम ऑफ 16 ग्राम ऑफ O2 इज कन्वर्टेड, सुनो, इट इज कन्वर्टेड, 16 ग्राम ऑफ O2 इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। सुन ले, एक गैस को आपने सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया है एट इट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 80 केल्विन। फाइंड एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, ओके, सुंदर बना दिया इस सवाल को। और सराउंडिंग भी कैलकुलेट करना है, और इवन फिर टोटल भी कैलकुलेट कर देना है। टोटल इफ एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, सुनना, ऑफ सॉलिड O2 इज 1000 कैलोरी पर मोल। बताओ आर की वैल्यू को किस में पुट करने वाला हूं मैं? कैलोरी में, जो कि 2 होगी, एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 300 केल्विन। सोचो भैया, समय जाया ना करते हुए सवाल के बारे में सोचें।
आ गया जी। चलिए भाई, इस सवाल को मैं आप लोगों को कल कराता हूँ, यहीं से स्टार्ट करेंगे। दिस इज योर होमवर्क, राइट। अच्छी तरीके से इसको कवर करो, टाइम हो गया। क्या एंट्रोपी चेंज क्या आएगा? एंट्रोपी ऑफ द फ्यूजन गिवन है, तो ये अगर 1000 गिवन है तो माइनस के साथ लेना है, क्योंकि मुझे सॉलिड में कन्वर्ट करके बताना है। नहीं ये बात समझ में, इसका उल्टा कर लियो। और क्योंकि पर मोल है, तो 1/2 से आप इसको डिवाइड करोगे 1 मोल में कन्वर्ट करने के लिए। 1/2 क्या है? गुड।